स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल और केवल शेड्यूल के बारे में। जब भी हम कोई फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उस एग्ज़ाम में हमें 2 से 4 क्वेश्चंस और मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस शेड्यूल के मिलते ही मिलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल और अपने पक्के करेंगे 2 से 4 नंबर। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये वीडियो। देखिए जो शेड्यूल ए होता है, आप ये देखिए आपके सामने आ गया शेड्यूल ए जो है, उसको आप ऐसे याद करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। शेड्यूल ए जो है किसके लिए होता है? एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। ठीक है, शेड्यूल ए इज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। शेड्यूल बी क्या होता है? फीस फॉर द एनालिसिस। इतना आपको याद करना है, कीवर्ड आपको याद करना है। जैसे शेड्यूल बी है तो फीस फॉर एनालिसिस, और शेड्यूल ए है ए फॉर एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। शेड्यूल सी के बारे में जैसे हमें पढ़ना है तो लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का मतलब जो ह्यूमन बॉडी से या बायोलॉजिकल यानी जो जीवित चीज़ों से हमें प्राप्त होता है जाकर, जो लिविंग बींग से मिलता है जाकर, जैसे एंटीबायोटिक है और दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट हैं जाकर। तो शेड्यूल सी में क्या आएगा? लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल। इतना याद करना है आपको, कीवर्ड याद करना है कि शेड्यूल सी लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल है, एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे और दूसरे नेचुरल प्रोडक्ट आ जाएंगे जाकर के। ठीक है ना। फिर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं जाकर के तो हमारा अगला शेड्यूल आ जाएगा जाकर के, देखिए शेड्यूल हमारा आ जाएगा डी। शेड्यूल डी में क्या आ जाएगा? एग्जेम्पशन फॉर इम्पोर्टेड ड्रग, कंट्री टू कंट्री। देखिए इसमें इम्पोर्टेड ड्रग आप याद कर लीजिए कि शेड्यूल डी से इम्पोर्टेड में TED लास्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे याद करने के लिए है कि TED इम्पोर्टेड में लास्ट में डी आ रहा है तो शेड्यूल डी। तो एग्जेम्पशन फॉर इम्पोर्टेड ड्रग, इम्पोर्ट का मतलब जो मंगाई जाती है दवाएं, एक्सपोर्ट का मतलब जो भेजी जाती है दवाएं अपने देश से बाहर, और जो अपने देश में मंगाई जाती है उसको कहते हैं इम्पोर्ट करना। ठीक है ना। तो शेड्यूल डी जो है, शेड्यूल डी वो इम्पोर्टेड ड्रग के लिए एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन फॉर इम्पोर्टेड ड्रग। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो शेड्यूल ई आ जाएगा। देखिए ई से क्या होता है जाकर कि आप ऐसे याद कीजिए, ई से होता है जाकर एलिफेंट। एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट का साइज़ कितना बड़ा होता है ना। एलिफेंट का साइज़ कितना बड़ा होता है। तो उसी तरीके से आप देखिए कि जब ह्यूमन बॉडी में कोई पॉइजन चला जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसे याद कर लीजिए। तो शेड्यूल ई फॉर लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस इन एलोपैथी के ऐसे सब्सटेंस जो पॉइजनस होते हैं जाकर के, उनकी लिस्ट कहाँ है? शेड्यूल ई में आ जाएगी। ऐसे याद कर लीजिए कि शेड्यूल ई में लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ एलोपैथी के पॉइजनस सब्सटेंसों की जो लिस्ट है, ठीक है ना, जो हानिकारक तत्व हैं, जो विषैले तत्व हैं, शेड्यूल ई में आ जाएंगे। कौन से? एलोपैथी के जो विषैले तत्व हैं, हानिकारक तत्व। ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे जाकर के हम लोग शेड्यूल E1 की तरह। देखिए E1 का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब वही हो गया जाकर के, उसी तरीके से इसको भी याद करेंगे कि शेड्यूल E1 में क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ पॉइजनस अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो देखिए होता क्या है कि जो भी आयुष की जो ड्रग होती हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो इनकी ड्रग्स होती हैं, इनकी जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, इनमें भी पॉइजनस कर सकते हैं, ये भी पॉइजन कॉज कर सकते हैं, इनमें भी पॉइजन होता है, ये भी टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। तो जो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी की दवाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि ये आपको टॉक्सिसिटी नहीं कर सकती हैं, ये भी टॉक्सिसिटी कर सकती हैं। और इनकी जो टॉक्सिसिटी के बारे में बताया गया है वो शेड्यूल E1 में बताया गया है। किस में बताया गया है? E1 में। तो शेड्यूल ई क्या है कि एलोपैथी सब्सटेंस का जो पॉइजनस सब्सटेंस है एलोपैथी के, वो आ जाएंगे। शेड्यूल E1 में पॉइजनस सब्सटेंस जो आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी के हैं वो आ जाएंगे जाकर के। फिर हम लोग अगले शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। शेड्यूल F आएगा जाकर के। शेड्यूल F क्या कहता है जाकर के? मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। देखिए शेड्यूल F आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो नेचुरल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग, उसकी टेस्टिंग और उसकी लेबलिंग का मतलब प्रॉपर उसके ऊपर जो जितने भी स्टिकर्स वगैरह होते हैं, जिस स्टिकर पे जो भी लिखा होता है, क्या प्रिकॉशन है, कितने टाइम यूज़ करना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, ये लेबलिंग आप लोग जानते हैं। उसकी टेस्टिंग कैसे करी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करी, ये सब शेड्यूल F में आता है। किसका? जो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। और नेचुरल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ भी एक हमारा और शेड्यूल था, कौन सा था? जो अभी लिविंग बींग से जो मिल रहा था, शेड्यूल C। लेकिन यहाँ पे आप याद रखेंगे कि शेड्यूल F जब आपसे पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग नेचुरल प्रोडक्ट की किस शेड्यूल में आएगी, तो वो शेड्यूल F में आएगी जाकर के। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के शेड्यूल F1। शेड्यूल F1 में क्या आ रहा है जाकर के? F1 का मतलब वेटरनियरी प्रोडक्ट। वेटरनियरी का मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स के ऊपर। ठीक है ना। तो शेड्यूल F1 में कौन से प्रोडक्ट आ जाएंगे जाकर के? वेटरनियरी प्रोडक्ट जो एनिमल्स के ऊपर यूज़ करेंगे जाकर के। ठीक है ना। अब F2 में क्या आ जाएगा जाकर के? F2 में आ जाएगा जाकर के सर्जिकल ड्रेसिंग। सर्जिकल और ड्रेसिंग में हम लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो शेड्यूल F2 में आता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं वो शेड्यूल F2 में आता है। फिर आ जाएगा शेड्यूल F3। तो शेड्यूल F3 में
में क्या आएगा जाकर के, शेड्यूल F3 में अम्बेलिकल टेप्स आ जाएंगे जाकर के, सीधे सीधे पूछा जाएगा। शेड्यूल F3 इज रिलेटेड टू, आप बताएंगे अम्बेलिकल टेप। शेड्यूल F2 इज रिलेटेड टू, आप बताएंगे सर्जिकल ड्रेसिंग। शेड्यूल F1 इज रिलेटेड टू वेटरनरी प्रोडक्ट। तो ये आप सीधे सीधे इसको कीवर्ड में याद कर लेंगे और आप देखेंगे जाकर के कि आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर सीधे सीधे बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको शेड्यूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। शेड्यूल FF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल FF, शेड्यूल FF क्या है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। शेड्यूल FF क्या है, ऑप्थेल्मिक। ऑप्थेल्मिक का मतलब आई का मतलब आँख, जो आँखों के लिए प्रिपरेशन होती है जाकर के, जो आँखों में जो भी हम सब प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे जाकर के, उसको कहते हैं जाकर के, वो सारे प्रोडक्ट हमारे किस में आएंगे, शेड्यूल FF में आएंगे। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस आ जाएंगी जाकर के। फिर आगे बढ़ेंगे जाकर के, अब हमारा अगला शेड्यूल कौन सा आ जाएगा जाकर के, शेड्यूल G। तो शेड्यूल G में क्या आ जाएगा, ड्रग्स शुड बी यूज्ड अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर। देखिए शेड्यूल G में ही देखिए यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इंसुलिन हमारा किस शेड्यूल में आता है, तो आप बताएंगे इंसुलिन कम्स अंडर द शेड्यूल, तो शेड्यूल G में ही इंसुलिन आता है। और शेड्यूल G में वैसे आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल G में क्या आता है, तो आप बताएंगे ड्रग्स शुड बी यूज्ड अंडर मेडिकल प्रैक्टिशनर। ऐसी दवाएं जिनको आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की देखरेख में लेना चाहिए वो आ जाती हैं शेड्यूल G में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसुलिन जो होता है वो शेड्यूल G में आता है। इंसुलिन कम्स अंडर शेड्यूल G, ठीक है ना। आज से आपके शेड्यूल के कोई भी क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होंगे जाकर के। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, अपना अगला शेड्यूल देखेंगे। शेड्यूल H क्या कहता है, शेड्यूल H लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, ठीक है। देखिए जो भी ड्रग्स जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेंगी जाकर के ड्रग, वो शेड्यूल H में आएंगी जाकर के। अब इसको याद कैसे करेंगे जाकर के, शेड्यूल H का मतलब क्या होता है, हिस्टामीन। हिस्टामीन का मतलब हो गया जाकर के एलर्जिक रिएक्शन कॉज करने वाला। जब भी किसी को एलर्जी होती है जाकर के, तो वहाँ पे बॉडी के अंदर हिस्टामीन रिलीज होता है। और एलर्जी होने पे क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवाएं लिख के दे देता है, ठीक है ना। अब वैसे अमूमन डॉक्टर दवाएं लिख के देता है, लेकिन इसको याद करने के लिए क्या है कि H फॉर हिस्टामीन, हिस्टामीन रिलीज हुआ तो हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवा लिखी, यानी वो हो गया प्रिस्क्रिप्शन। तो यानी शेड्यूल H में क्या आएंगी, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग, ऐसी ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब करी जाएंगी जाकर के किसी भी डॉक्टर के द्वारा, वो आ जाएंगी शेड्यूल H में। सीधे सीधे पूछा जाएगा कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस शेड्यूल में आएंगी, शेड्यूल H में आएंगी जाकर के। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि शेड्यूल J बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा। शेड्यूल J क्या है, डिसीज एलिमेंट्स वेयर ड्रग्स कैन नॉट क्लेम। देखिए शेड्यूल J में हमारी ऐसी दवाएं आती हैं जिन दवाओं का यूज़ तो हम करवाएंगे, लेकिन उन दवाओं को हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये अगर हम आपको ये दवा दे रहे हैं तो ये जाकर के आपको फ़ायदा ही करेगी। अगर फ़ायदा करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। सीधे सीधे कह रहा है शेड्यूल J में कौन सी दवाएँ, जैसे कि एंटी कैंसरस दवाएँ, ठीक है, कैटारैक्ट की दवाएं आ जाएंगी, एड्स की दवा आ जाएगी, डायबिटीज़ की दवा आ जाएंगी। इन दवाओं को आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हैं। यू शुड नॉट क्लेम दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, ठीक है ना। तो शेड्यूल J में क्या आएगा, ऐसी दवाएं जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर है, कैटारैक्ट है, एड्स है और डायबिटीज़ है। ऐसी दवाएं जिनको आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमने ये दवा, जैसे आपने पैरासीटामॉल खाई तो पैरासीटामॉल को आप लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमें फीवर था और फीवर हमारा पैरासीटामॉल खाने से नहीं उतरा, ठीक है। तो पैरासीटामॉल को यहाँ पे हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमारा क्यों नहीं उतरा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप एंटी कैंसरस दवा लेते हैं, अगर वो फ़ायदा करती है तो ठीक है, नहीं फ़ायदा करती है तो यू कैन नॉट क्लेम, ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे जाकर के, हमारा शेड्यूल K आएगा जाकर के। तो शेड्यूल K क्या कहता है जाकर के, शेड्यूल K कह रहा है ड्रग्स एग्जेम्पशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। देखिए शेड्यूल K में क्या है, शेड्यूल K में इतना याद कर लेना है, शेड्यूल D में इंपोर्टेड था, एग्जेम्पशन फॉर इंपोर्टेड ड्रग, और शेड्यूल K में क्या था, ड्रग एग्जेम्पशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो एग्जेम्पशन है, बस समझ लीजिए, इतना समझिए कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ड्रग एग्जेम्पशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ड्रग का एग्जेम्पशन है वो शेड्यूल K में आएगा जाकर के, बस इतना याद करना है आपको। फिर हम बढ़ेंगे शेड्यूल M की तरफ। देखिए M में हमारे 4 पार्ट आ रहे हैं जाकर के। M में हमारे वैसे तो 3 पार्ट हैं, लेकिन ओवरऑल 4 पार्ट हैं। देखिए शेड्यूल M क्या है, शेड्यूल M है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना। सीधे सीधे पूछा जाता है शेड्यूल M इज़ रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। M1 किससे रिलेटेड है, M1 जो है होम्योपैथी की प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा, M2 कॉस्मेटिक से रिलेटेड होगा और M3 मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड होगा जाकर के, ठीक है ना। M1 किससे होगा, M1 फॉर होम्योपैथी, M2 फॉर कॉस्मेटिक और M3 फॉर मेडिकल डिवाइसेस। तो मेडिकल डिवाइसेस किस में आ जाएगा, शेड्यूल M3 में आ जाएगा। M2 में क्या आ जाएगा, कॉस्मेटिक आ जाएगा। M1 में क्या आ जाएगा, होम्योपैथी प्रिपरेशन आ जाएंगे। बस इतना से इतना याद करना है आपको, सीधे सीधे की पॉइंट याद करना है कि होम्योपैथी प्रिपरेशन किस शेड्यूल में आ जाएगा, M1 में आएगा। कॉस्मेटिक की प्रिपरेशन किस शेड्यूल में आएगा, M2 में आ जाएगा। और मेडिकल डिवाइसेस की प्रिपरेशन किस में आ जाएगा, M3 में आ जाएगा। बस इतना ही आपको याद करना है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, शेड्यूल N आएगा जाकर के। शेड्यूल N क्या है, तो N का मतलब हो गया जाकर के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स
रनिंग अ फार्मेसी, मिनिमम इक्विपमेंट्स, मतलब कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है ना, पूरा डिफाइन करके नहीं लिखा है। शेड्यूल एन में आ जाएगा मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर रनिंग अ फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट्स ज़रूरत होते हैं वो आ जाएगा जाकर के शेड्यूल एन में। तो शेड्यूल एन में क्या आ जाएगा का मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर रनिंग अ फार्मेसी, किसी भी फार्मेसी को रन करने के लिए जो मिनिमम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं वो शेड्यूल एन में आएंगे जाकर के, ठीक है ना। फिर बढ़ेंगे शेड्यूल ओ की तरफ। शेड्यूल ओ क्या कहता है हमारा, शेड्यूल ओ हमारा क्या कह रहा है जाकर के, शेड्यूल ओ कहता है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। देखिए डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड का मतलब, डिसइंफेक्टेंट तो आप जानते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका इस्तेमाल हम करते हैं नॉन लिविंग सरफेस के ऊपर, ऐसी सरफेस जो नॉन लिविंग होती है, जैसे ज़मीन पे आप करेंगे, टेबल पे करेंगे, ठीक है, कुर्सी पे करेंगे, तो दूसरी चीज़ों पे करेंगे जो नॉन लिविंग है, ठीक है। और ये क्या करेंगे जाकर के, ये क्या ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जा करके किल कर देते हैं माइक्रोब्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। तो शेड्यूल ओ में क्या आ जाएगा डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जो भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हमारे हैं वो सारे के सारे शेड्यूल ओ में आएंगे। आपको सीधे सीधे याद करना है कि डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड किस में आएगा, शेड्यूल ओ में आएगा जाकर के, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे शेड्यूल पी आगे जाकर, कितना बढ़िया शेड्यूल है, देखिए शेड्यूल पी जो है लाइफ पीरियड, पी से पीरियड यानी लाइफ पीरियड, यानी जो भी जीवन काल है, किसी भी दवा का जो भी जीवन काल है लाइफ पीरियड, ऐसे याद कर लीजिए। तो शेड्यूल पी में आ जाएगा लाइफ पीरियड, कोई भी दवा कितने समय तक वो सही रहेगी, कितने समय के बाद बेकार हो जाएगी, ऐसे आप इसको रिलेट करके याद करेंगे। तो शेड्यूल पी में आ जाएगा लाइफ पीरियड। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे जाकर के शेड्यूल P1 आ जाएगा, देखिए कितना अच्छा शेड्यूल है। P1 में आ जाएगा पैक साइज, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। P1 में आ जाएगा पैक साइज, शेड्यूल P1 इज़ फॉर पैक साइज, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे शेड्यूल क्यू आ जाएगा, बहुत ही अच्छा शेड्यूल, काफ़ी बार पूछा गया है। कलर डाइस पिगमेंट्स, देखिए क्यू से क्या होता है जाकर के, क्यू से कलर डाइस पिगमेंट। शेड्यूल क्यू जो होता है वो किसी भी दवा का कलर क्या रहेगा, कौन सी डाइस का इस्तेमाल करेंगे, कौन से पिगमेंट्स पड़े हैं। तो पिगमेंट्स का मतलब बेसिकली हम लोग कलर से लेते हैं कि जाकर के ये पिगमेंट है तो ये कलर है। डाइस का मतलब भी कलर से होता है, जैसे डाई करते हैं वालों में, वही डाइस मान लीजिए कि वैसे ही डाई हम लोग करते हैं, कोटिंग करते हैं टैबलेट्स के ऊपर या पाउडर्स के ऊपर, ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीके की जो कोटिंग होती है वो डाइस होती है जाकर के, ठीक है ना। शेड्यूल क्यू में क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा, डाइस आ जाएगा, पिगमेंट्स आ जाएगा। फिर आ जाएगा शेड्यूल क्यू के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जाकर के, बाद हमारा आएगा जाकर के शेड्यूल आर। अब हम लोग शेड्यूल आर पे आ जाएंगे, रबर लेटेक्स प्रिपरेशन ऑफ कॉन्डोम्स। तो रबर, आर से रबर, लेटेक्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्डोम्स, तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाएंगी जाकर के किसमें, शेड्यूल आर में। शेड्यूल आर रबर से याद कर लीजिए, शेड्यूल आर किस में आ जाएगा, शेड्यूल आर में आ जाएगा रबर, लेटेक्स, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्डोम्स। तो कॉन्डोम्स की जो प्रिपरेशन है वो भी शेड्यूल आर में आ जाएगी, रबर भी उसी में आ जाएगा, लेटेक्स भी उसी में आ जाएगा। फिर हम लोग अगले शेड्यूल की तरफ बढ़ेंगे जाकर के, तो शेड्यूल आ जाएगा R1। R1 क्या कहता है, फोकस ऑन मेडिकल डिवाइसेस। देखिए जो और मेडिकल डिवाइसेस हैं, है ना, यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं है, यहाँ पे है मेडिकल डिवाइसेस पे जो फोकस है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे शेड्यूल R1 में क्या किया गया, जो भी मेडिकल डिवाइसेस हो सकती हैं, है ना, वो भी आ जाएंगी शेड्यूल R1 में हमारी। फिर R1 के बाद शेड्यूल यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल है हमारा शेड्यूल यस। तो इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड है वो आ जाएगा शेड्यूल एस में। कॉस्मेटिक के लिए जो स्टैंडर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा शेड्यूल एस। तो शेड्यूल एस किसके लिए आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। शेड्यूल टी क्या कहाँ आ जाएगा, तो शेड्यूल टी आ जाएगा हाइजेनिक कंडीशन। इतना याद कर लीजिए कि शेड्यूल टी इज़ फॉर हाइजेनिक कंडीशन, ठीक है ना। फिर मैं आपको ये शेड्यूल क्वेश्चंस में करवाऊंगा। अभी देखिए आपका हाल ही में सीआरपीएफ फार्मासिस्ट का एग्जाम लगा, एएसआई फार्मासिस्ट वाला, उसके लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आप कहीं भी दे करके आए, दुनिया का कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम हो आप देने जाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। शेड्यूल यू क्या कहता है, रॉ मटेरियल, मेथड, रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। शेड्यूल यू क्या कह रहा है कि रॉ ऑफ मटेरियल्स, मेथड, रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स होगा, जो भी रॉ मटेरियल होगा वो शेड्यूल यू में आएगा। ऐसे याद कर लीजिए कि जो भी रॉ मटेरियल है वो शेड्यूल यू में आ जाएगा, जो भी मेथड है, रिकॉर्ड है, वो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में, वो सारे के सारे शेड्यूल यू में आ जाएगा। ड्रग मॉलिक्यूल्स का जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, जैसे पैरासीटामोल का रॉ मटेरियल हमने मंगा लिया, ठीक है, फिर क्या किस मेथड से हमने उसको बनाया, उस मेथड को बनाने का जो रिकॉर्ड है वो हमने रिकॉर्ड को सेव करके रखा, और उस ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में भी हमने सारी जानकारी रिकॉर्ड के रूप में रख ली अपने पास। तो ये सब शेड्यूल यू में आएगा जाकर के। फिर हम आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल U1 की बात कर लेते हैं। शेड्यूल U1 क्या कह रहा है जाकर के, रॉ मटेरियल, मेथड, रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक। अब देखिए वहाँ पे क्या था, किसी भी ड्रग का रॉ मटेरियल क्या है, उसका मेथड बनाने का क्या है, उसका सारा रिकॉर्ड हम लोग रख लेंगे। शेड्यूल U1 में क्या देगा, कोई भी कॉस्मेटिक है, उस
कॉस्मेटिक को क्या रॉ मटेरियल हमने इस्तेमाल किया, क्या उसको बनाने का तरीका था, और जो भी उसका रिकॉर्ड है वो सारा का सारा सेव करके रखेंगे शेड्यूल U1 के तहत। तो शेड्यूल U में आ जाएगा करके कि रॉ मटेरियल मेथड रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। शेड्यूल U1 में आ जाएगा रॉ मटेरियल मेथड रिकॉर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे जाकर के शेड्यूल V आ जाएगा। देखिए शेड्यूल V वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल V जो आ जाएगा वो आ जाएगा पेटेंट और प्रोप्राइटरी नेम के लिए। शेड्यूल V इज़ फॉर पेटेंट और प्रोप्राइटरी नेम, ठीक है ना। बस इतना ही याद करना है आपको। सीधे आपसे पूछा जाएगा शेड्यूल V इज़ फॉर, जैसे ही आपको पेटेंट या प्रोप्राइटरी नेम दिखाई पड़ जाए तुरंत आप शेड्यूल V पे क्लिक करेंगे जाकर के। फिर आ जाएगा शेड्यूल W। शेड्यूल W का क्या रोल है? शेड्यूल W इज़ फॉर जेनरिक नेम, जो भी दवाओं का जेनरिक नेम होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी अब आपको मैं बताता हूँ कुछ दूसरा, जैसे कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कोई भी सपोज़ दैट हमने इस्तेमाल कर दी इंटाजेसिक MR। तो इंटाजेसिक MR में क्या है? डाइक्लोफिनैक है, क्लोरजोक्साजोन है, ठीक है ना, और पैरासीटामोल है। तो ये सब चीज़ें होती जा करके, लेकिन अब इसको क्लोरजोक्साजोन को हम लोग सीधे क्लोरजोक्साजोन लिख दें तो वो हो जाता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम का मतलब जो रियल नेम होता है जा करके केमिकल का, ठीक है ना, उसको कहते हैं जेनरिक नेम, ठीक है। जैसे क्लोरफेनिरामीन, ठीक है, तो इसके बहुत सारे सिरप आते हैं क्लोरफेनिरामीन CPM की, तो इसको जो है हम दूसरे नाम से दे देते हैं। जैसे कोई बेनाड्रिल आता है, ठीक है ना, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन वाले बहुत सारे सिरप आते हैं, तो सीधे डेक्स्ट्रोमिथॉर्फेन दे दिया, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग जेनरिक नेम। जो शार्ट नेम होता है उसको कहते हैं जेनरिक नेम। शेड्यूल W में आ जाएगा जेनरिक नेम। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जाकर के, देखिए हमारा अगला शेड्यूल कौन सा आएगा जाकर के, हमारा अगला शेड्यूल आ जाएगा शेड्यूल X। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स। जो नार्कोटिक्स ड्रग हैं या जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाएंगे जाकर के वो शेड्यूल X के तहत आएंगे जाकर के, शेड्यूल X में आ जाएंगे जाकर के, ठीक है ना। शेड्यूल Y इज़ फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जाकर के उनमें हमारा कौन सा शेड्यूल रहेगा जाकर के, तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी हमारे होते हैं वो शेड्यूल Y के तहत होते हैं जाकर के। किसके तहत होते हैं जाकर के? शेड्यूल Y के तहत हमारे सारे क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे कुछ शेड्यूल्स थे। इन शेड्यूल्स को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, और इसके बाद आपको दोबारा इन शेड्यूल्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। कभी भी आप जाएं एक बार इनको रिवाइज कर लीजिए और अपने 2 से 4 नंबर पक्के करिए अपने फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।